Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Mindhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शुरू हो चुका है। ऑलरेडी वो चैप्टर की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। हमने अपना कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का चैप्टर शुरू कर दिया हुआ है और उसके 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। हम ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमने शुरू करना था एवरेज कॉस्ट के बिहेवियर से, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट होती क्या है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 की 3rd क्लास, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यानी आज कॉस्ट के कंसेप्ट पे चलने से पहले हम पहले रिकॉल थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज दोबारा कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में एक्चुअल में हमने अपनी एवरेज कॉस्ट के रिलेटेड किया क्या था, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद हो थोड़ा सा तो हमने बिहेवियर पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, इनकी स्लोप कैसे बनती है, ठीक है। किसी को कुछ थोड़ा याद हो तो आपको याद आएगा, या मैंने आपको कुछ टिप्स लिखवाए थे, कुछ पॉइंट्स कहे थे जो नोट डाउन कर लो जिससे इजी रहे। पहला क्या था? पहला हमारा ये था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इक्वल रहती है यानी सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो भी सेम रहेगी, नहीं हो रही है फिर भी रहेगी, ठीक है ना। यानी एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एक प्रोड्यूसर के नजरिए से अगर आप प्रोडक्शन कर भी रहे हो तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के, अगर नहीं कर रहे हो आपको फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्शन जीरो से लेके मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी के बीच में जो मर्जी आउटपुट निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रोड्यूसर को पे करना ही पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट नेसेसरी कॉस्ट होती है, ठीक है, जरूरी पेमेंट होती है जो कुछ भी हो जाए करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि आउटपुट बढ़ाने के लिए, शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन की नहीं, हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में 2 टाइप की हमारे फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है ना। फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिन्हें हम शॉर्ट रन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट रहते, ठीक है ना। वेरिएबल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में जिन्हें इंक्रीज या डिक्रीज हमें करना ही पड़ता है ताकि हम अपने आउटपुट की प्रोडक्शन में चेंज ला सके, ठीक है ना। यानी वेरिएबल फैक्टर्स हुए वो फैक्टर्स जिनके बढ़ने से हमारा आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है? वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि जब आउटपुट बढ़ेगा, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट लो, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है शॉर्ट रन में, दैट मीन्स सिंपल दिमाग में आ जाता है कि भाई अगर शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ रहा है दैट मीन्स मैंने शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया है, ठीक है ना। अब अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर ले लो, पहले आप जो अपना आउटपुट निकाल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप 5 यूनिट्स आउटपुट निकाल रहे थे और आपकी जो लेबर थी वो थी लेट्स सपोज 2 यूनिट्स की लेबर थी, जिनकी कॉस्ट आपको क्या कह सकते हैं, आपको क्या कॉस्ट पड़ रही थी, लेट्स सपोज उनकी कॉस्ट आपको पड़ रही थी 200, ठीक है। दोबारा ये समझाती हूँ आपको, 1 मिनट। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज पहले एक मशीनरी है, ठीक है, लेके चलते हैं कि हम एक प्रोड्यूसर है, हमने अपनी एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीनरी लगाई है, यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है ना। एक मशीनरी लगाई मैंने, वो मशीनरी अभी अभी जितना मैं राइट नाउ मैं उसमें से 3 आउटपुट निकाल रही हूँ, यानी मैं उसमें से 3 चीजें की प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है। अब वो 3 चीजों की प्रोडक्शन करने के लिए वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, यानी लेबर, मैं लेट सपोज 2 यूनिट लेबर यूज कर रही हूँ। अब वो 2 यूनिट जो लेबर यूज कर रही हूँ उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, है ना, फ्री में तो कोई काम करने से नहीं रहा। लेबर अगर लगाई है तो लेबर को लेबर वेजेस भी देने पड़ेंगे ना, पैसे देने पड़ेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल कि वो 2 यूनिट्स जो लेबर है उनकी मैं पैसे देती हूँ 1000 रुपए,
यानी 1 यूनिट का 500 हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरी आउटपुट बढ़ा दी, मेरी आउटपुट होगी 4 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं 4 चीजें बना रही हूँ। अब हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में कि आउटपुट बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया है ना। बिना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये तो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि हमें आउटपुट बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर 2 यूनिट से 3 यूनिट्स कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। यानी मेरी पहले लेबर थी 2 यूनिट्स की, अब मेरी लेबर है 3 यूनिट्स की। अब देखो, अब मेरी लेबर बढ़ गई, अब मैं बाहर से एक नई यूनिट ऑफ लेबर भी ले आई। अब वो यूनिट ऑफ लेबर क्या कहेगी, हम मुफ्त में काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कौन करेगा? कोई भी नहीं। वो उस लेबर को भी हमें वेजेस देने पड़ेंगे, है ना। हम पर यूनिट के हिसाब से लेबर को 500 दे रहे थे, ठीक है ना। 2 यूनिट्स का 1000 यानी 1 यूनिट का 500। अब थर्ड यूनिट भी आ गई, यानी मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 1000 थी अब कितनी हो जाएगी, 1500, ठीक है ना। ये क्यों मैंने आपको समझाया, ये बेसिकली स्केड्यूल के लिए, ताकि आपको पता लगे कि जब शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ता है उसका मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर बढ़ा है। अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बाय डिफॉल्ट हमेशा इंक्रीज ही करती है, ठीक है ना। फिर आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज ही करेगी, क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा मिक्सचर होता है फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो रही है ना। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, टोटल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको याद है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा था एवरेज कॉस्ट के बारे में कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, उसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं, एक नया यूनिट बढ़ाने के लिए, एक नई चीज की प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा पड़ता है, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके सिर एक्सपेंस पड़ता है, जो खर्चा पड़ता है, उसको हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कहते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप पहले 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 3 से 4 यूनिट जाने में वो जो एक यूनिट आपने और बढ़ाया है, उस एक यूनिट की क्या कॉस्ट आपको पड़ रही है, इसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। एवरेज कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। हमें एवरेज कॉस्ट में मोस्टली दोनों चीजें दी होती है निकालने के लिए, बट फिर भी अगर हमें टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई तो हमें पता है हमने कैसे निकालनी है। एवरेज और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दी होगी, दोनों को टोटल करो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर टोटल कॉस्ट से सिंपली एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी आई होप याद होगा, दैट इज टीसी अपॉन क्यू, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले थे अपना इस पॉइंट से, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एसी। दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट में भी हमने देखा है कि शॉर्ट रन में हर चीज के फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं, दोनों कंपोनेंट्स चल रहे हैं शॉर्ट रन में, है ना। अब एवरेज कॉस्ट में भी फिक्स्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है देखते हैं, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं जो एवरेज कॉस्ट होती है वो टोटल होती है, किसका टोटल? एवरेज टोटल को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करोगे, ठीक है ना, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है और जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, समेशन करोगे, टोटल करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? तब आपके पास आएगा आपकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आगे चले, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एवीसी। एएफसी मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट,
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि फिक्स्ड फैक्टर जब आपका फिक्स्ड फैक्टर एक बड़ा है या नहीं बड़ा है, उसकी कॉस्ट, सेकंड पॉइंट में उसकी कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा है, यानी एक एडिशनल यूनिट में कितना फर्क आ रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ सिंपल, जब आपको शॉर्ट रन की बात हो, एवरेज कॉस्ट की बात हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो, सिंपल चलना है कि भाई हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही कांस्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट जब होगी ही कांस्टेंट तो उनके बीच में डिफरेंस कभी अलग होंगे ही नहीं, ठीक है ना, हमेशा सेम डिफरेंस आएगा, दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कभी फर्क आता ही नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। फर्क किस में आता है? फर्क आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगता है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का, जैसे हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा ना AC का, दैट इज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? TC अपॉन Q। जब एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ऊपर TC आता है, जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हो तो न्यूमरेटर में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस हमने देखना होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पूछा क्या है। अगर एवरेज कॉस्ट पूछा है तो टोटल कॉस्ट की जरूरत है, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत है, ठीक है ना। Here AFC is equal to average fixed cost, TFC is equal to total fixed cost and Q is equal to quantity, ठीक है। अब एक टेबल, अब आप जानते हैं भाई कि हमने हर चीज पढ़ लिया, हर कंसेप्ट पढ़ लिया, स्केड्यूल और उसका स्लोप तो भाई आना बहुत जरूरी है, वो तो हर एक कंसेप्ट का स्केड्यूल और टेबल होता है। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा इससे इरिटेट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि भाई हर चीज का स्लोप है, हर चीज का स्केड्यूल है, इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे। लेकिन इजीली, जैसे मैं आपको पॉइंट्स जो बोल रही हूँ उससे जॉट डाउन करते जाओ, कभी भी इनकी स्लोप्स नहीं भूलोगे, ठीक है। इनकी स्लोप्स बहुत इजी होती है, सिर्फ ये जब पढ़ो, रीड करो या बातें सुनो किसी की तो बहुत टफ लगती है, लेकिन ये होती बहुत इजी, ठीक है। समझते हैं, चलिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करें, प्लीज कंसेप्ट क्लियर रखना, अभी हम जो करने वाले हैं वो सारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं डाला अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें हमेशा से पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ध्यान से देखिए, जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे गिर रही है, ठीक है ना। मेजर यही क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी सेम है, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे अलग अलग आ रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है? द आंसर इज क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आपकी सेम है लेकिन आउटपुट तो अलग है ना, आउटपुट अलग, दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स अलग, डिनोमिनेटर्स अलग होने के कारण यहाँ पे हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ लगा कि चाहे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है लेकिन आउटपुट चेंज होने के कारण, डिनोमिनेटर्स चेंज होने के कारण एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये समझना बहुत जरूरी कंसेप्ट होता है क्योंकि मोस्टली इसी में सारे कंफ्यूज रह जाते हैं कि जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है तो एवरेज कॉस्ट हमारी कांस्टेंट क्यों नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो चेंज नहीं होगी, लेकिन उस टाइम पे भी हमने ये नोटिस ही नहीं किया कि आउटपुट तो चेंज होगा ना, आउटपुट तो कांस्टेंट है नहीं, और अगर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आंसर भी चेंज होगा, आंसर वो नहीं रहेगा, ठीक है। Table shows that when one unit is produced,
द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10। कहते हैं जब हम टेबल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो उसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आई हमारी 10। ठीक है ना, कैसे निकली? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 10 अपॉन क्वांटिटी दैट इज आउटपुट, 10 अपॉन 1, आंसर इज 10। ठीक है, when ₹5 units are produced then average fixed cost is ₹2। ठीक है, कहते हैं जब हम 5th यूनिट की, यहाँ पे सॉरी रुपीज नहीं आना, 5th यूनिट की जब हम बात करते हैं 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में क्या हुआ, हमारा टीएफसी तो सेम रहा, 10 का 10, टीएफसी तो सेम, लेकिन 5th यूनिट में हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया, 5 हो गया है। डिनोमिनेटर चेंज होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट भी 10 से क्या हो गई, 2। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, वो कह रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और आउटपुट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आउटपुट जैसे बढ़ता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ लगी आपको इजीली कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या मतलब होता है। ठीक है ना, इजी चल रहे भी हम, कुछ भी टफ लगे मुझसे पूछ लेना साथ में, लेकिन मैं जो नोट्स बना रही हूँ उससे साथ में लिखते जाना। ठीक है, अब इसकी जरा हम स्लोप देखते हैं कि इसकी स्लोप कैसी होती है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे मैंने लिया है अपना एएफसी यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जब भी एएफसी आएगा प्लीज कंफ्यूज मत होना, एएफसी का मतलब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा एक्स एक्सिस। नाउ इज द टाइम कि अब हमारी स्लोप कैसे बनेगी। एक्स एक्सिस पे मोस्टली हमारा क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, आप देख सकते हो स्लोप हमारी एएफसी की कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रही है। दैट मीन्स नीचे से स्लोप ऐसी है, ठीक है, थोड़ी सी कर्व है लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, in figure AFC shows that average fixed cost, this curve slopes downward to the right. Downward slope of AFC shows that AFC decreases at output increases. कहते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बताता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये बताता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहते ये बहुत जरूरी है समझना कि यहाँ पे जो हमारी एएफसी कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इट मीन्स दैट एएफसी इनटू क्वांटिटी विच इज इक्वल टू टीएफसी इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। कहते रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब है कोई भी इस कर्व पे कोई भी पॉइंट चूज कर लो, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही आएगी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर अब देखो हमने जब अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली थोड़ा चले, मुझे पता मैथ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैथमेटिकली थोड़ा चलें। अब किसी ने हमें कह दिया कि आपको ये फॉर्मूला पता है, अब मुझे बताओ अगर मुझे टीएफसी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। भाई इतना तो हमने पढ़ा है कि अगर टीएफसी निकालना है तो सिंपल क्यू को उधर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी टीएफसी का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। वो यही कह रहा है कि रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब है कि जब आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे उस कर्व के हर पॉइंट पे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, आई होप ये समझ लगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है इस स्लोप के किसी भी पॉइंट पे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता ही है, वेरिएबल कॉस्ट यानी पर यूनिट ऑफ आउटपुट की जो कॉस्ट पड़ती है
क्योंकि हमने पढ़ा है फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। ठीक है ना। अब कंसेप्ट बिल्कुल चेंज रखना, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होती थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज होती ही होती है। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम फॉर्मूला होता है, टीवीसी अपॉन क्यू, बस फर्क इतना है, उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आती थी, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती। ठीक है। अब इसकी भी जरा हम स्केड्यूल और स्लोप देख ले कि इसकी स्केड्यूल और स्लोप क्या हमें कहती है। अब स्केड्यूल में ध्यान से देखिए, आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो भी बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक तो हमारी ये अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस पॉइंट पे, इन दो लास्ट 2 पॉइंट्स पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं नेचर में रहती है। जरूरी नहीं है कि वो सारी डिमिनिश ही हो, जरूरी नहीं है कि वो सारी बढ़े ही। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक पॉइंट तक वो गिरती है, उसके बाद वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इसको जरा डायग्रामेटिकली भी समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। टेबल शोज दैट टू द 6th यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, बट फ्रॉम 7th यूनिट इट बिगिंस टू राइज। ये तो हमने देखा ही है कि 6th यूनिट तक, यहां तक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा था हमारा, लेकिन 7th यूनिट से ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है ना। Falling AVC is in accordance with increasing returns to factor। कहते हैं AVC का गिरना यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रही है, दैट मीन्स हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है। While rising AVC is in accordance with diminishing returns to factors। कहते हैं जब AVC गिर रही है दैट मीन्स रिटर्न टू फैक्टर्स बढ़ रही हैं। ठीक है ना। जब एवीसी बढ़ रही है दैट मीन्स तब हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर्स गिर रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं। ठीक है। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि एवीसी और रिटर्न्स टू फैक्टर के बीच में, इस कंसेप्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। अगर एवीसी बढ़ेगी रिटर्न्स टू फैक्टर्स गिरेंगे, अगर एवीसी गिरेगी तो रिटर्न्स टू फैक्टर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। We know as output expands, initially increasing returns of the factor may operate, but eventually diminishing returns to factors must prevail. This is what law of variable proportion tells us. कहते हमें पता है शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर्स बढ़े, लेकिन उसके बाद रिटर्न्स टू फैक्टर्स का गिरना जरूरी होता है। ये हमें कंसेप्ट बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने ये बताया था कि एट अ सर्टेन पॉइंट हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर्स बढ़ सकता है, लेकिन उस पॉइंट के बाद हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर्स गिरता ही गिरता है। ठीक है ना। अब जरा इसकी स्लोप देखते हैं। ठीक है। इजीली इसकी स्लोप समझते हैं, इसकी स्लोप कैसे होती है। अब देखिए, अब हमने जब फिक्स्ड कॉस्ट की देखी थी, फिक्स्ड कॉस्ट की तो स्लोप बहुत इजी थी। ठीक है, सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, हमें पता लग गया था कि उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब एवीसी की देखिए, एवीसी की जो स्लोप है वो इस शेप में, कुछ यू शेप में। ठीक है। वो पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर एट अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज कर रही है। अब ये स्लोप क्या डिफाइन करना चाहती है, ठीक है, जरा पढ़ते हैं क्या डिफाइन करना चाहती है। उससे पहले हम ये देखते हैं हमने किया क्या था। हमने अपने वाई एक्सिस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, अपना आउटपुट। ठीक है। इन फिगर आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, तो बेसिक है। द स्लोप ऑफ एवीसी इज लाइक यू। ठीक है, यू शेप की है ना। अप टू द 6th यूनिट ऑफ द आउटपुट इट इज फॉलिंग। ठीक है, कहते हैं जब तक 6th यूनिट ऑफ आउटपुट था तब तक तो ये गिर रही थी, उसके बाद ये इंक्रीज करने लग पड़ी है। ठीक है ना। इट मीन्स एज आउटपुट इंक्रीजेस, कहते इसका मतलब कि जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टेंड्स टू फॉल। यानी एक मिनट, सॉरी,
वो कह रहा है आउटपुट इंक्रीज होने के कारण, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा एबीसी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, द कर्व स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम 7th यूनिट विच मीन्स दैट एबीसी बिगिंस टू राइज। कहते हैं वो 7th पॉइंट से एबीसी बढ़नी शुरू हो गई है, दैट मीन्स एबीसी बढ़ रही है, तो रिटर्न्स टू आउटपुट गिर रहे होंगे। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। The ABC curve makes use because of the operation of law of variable proportion. ठीक है ना, in the early stages of production of a commodity, the ABC tends to fall, then gradually in the early stages of production of a commodity, the ABC tends to fall, then gradually it tends to rise. कहते शुरुआत में तो ABC गिरती है, लेकिन कुछ देर बाद वो राइज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट में क्रक्स में समझे हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो यू शेप की होती है, यानी वो स्टार्टिंग में तो गिरती है लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, AC as the summation of AFC and ABC। अब हमने टीसी भी पढ़ा था ना, टोटल कॉस्ट एज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है। फॉर्मूले सारे सेम है, बस बीच में कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स इधर उधर हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला एएफसी प्लस एवीसी। ठीक है ना, short period AC curve is vertical summation of AFC and AVC curve as in the figure। कहते हैं फिगर बनाई है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो हमने y एक्सिस पे हमने लिया है AC, AVC, AFC। ठीक है, तीनों चीजें हमने y एक्सिस पे ली है और x एक्सिस पे लिया है आउटपुट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी शेप ऐसी है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी क्लियर था कि भाई AFC तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब ABC हमने यहाँ देखो कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, उसके बाद अपवर्ड जा रहा है, यानी AFC भी हमने देखा है, ABC सॉरी वो भी हमने देखा है कि ABC पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फिर राइज करनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अब इनका असर AC पे क्या पड़ता है, AC हमेशा इन दोनों से ऊपर होती है क्योंकि उनका टोटल कॉस्ट होती है ना, मतलब उन दोनों को प्लस करके आती है, इसीलिए वो इन दोनों के ऊपर बनती है हमेशा। लेकिन अब ध्यान से देखिए तीनों में बस एक चीज सबसे कॉमन है, दैट इज तीनों के पॉइंट्स। यानी जब आउटपुट L था, जब L लेवल ऑफ आउटपुट हम बढ़ा रहे थे, T, K, S ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ रहे थे। ठीक है, फिर जब आउटपुट चेंज किया तब भी एक ही लाइन पे थे, तब उस पॉइंट पे क्या हो रहा था, जब आउटपुट हमने नॉर्मल था तब हमारे आउटपुट में तीनों अलग अलग सेम लाइन पे पड़ रहे थे। ठीक है, फिर हमने जब आउटपुट चेंज किया तो देखो यहाँ पे ABC और AFC इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर हम इससे, ये प्लीज नोट्स बना लेना, मैं इजीली आपको लिखवा रही हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ABC, AFC एंड AC टेंड्स टू फॉल, ये तीनों गिरती है। देख सकते हैं ना, स्टार्टिंग में तीनों ही गिर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में, यानी ये वाले फेज में, सेकंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में ABC एंड AFC इंटरसेक्ट होती है, यानी ये दोनों मीट होती है। ठीक है ना, इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे भी AC क्या है, गिर रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड यानी ये वाला हिस्सा, थर्ड पार्ट में क्या हुआ, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं ABC और AFC इंटरसेक्ट करिए, मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में क्या हुआ, थर्ड पार्ट में ABC इंक्रीज करने लग पड़ी है, AFC क्या है, डिक्रीज कर रही है, और AC उसी तरह से इंक्रीज कर रही है।
ठीक है, यानी हम सब में देखें तो हमारे एसी पे फर्क डाल कौन रहा है, बेसिकली एवीसी। एसी पे मेजर फर्क डाला है एवीसी ने। देख सकते हो जैसे जैसे एवीसी रिएक्ट कर रहा है मोस्टली वैसे ही हमारा एसी भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इनके बीच में रिलेशन यही होता है कि मोस्टली कॉस्ट पे कोई भी, जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, कॉस्ट पे सबसे बड़ा फर्क डालता है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट सबसे बड़ा स्लोप में फर्क डालती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। आज मैं आगे इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आगे टेक्निकल टर्म्स आएंगी, थोड़े से सम्स के टाइप फॉर्म्स आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, जो थोड़ा भी हॉच पॉच हो जाएगा। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना है। आज आप इतने पॉइंट्स पढ़ो, रिवाइज करो, देखो आपको सारी क्लैरिटी होती है। कोई डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछो, मैं जितना हो सके जल्दी रिप्लाई करूंगी। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।